आइए, भारत में वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसके पूर्व हमने इस पे एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो थोड़ा और आपके समझ में आएगा और चीज़ों को आप आत्मसात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारत में वन और वन्यजीव का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया। परंतु हमें वनों और अन्य वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय जीवन आरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास आरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत संकटग्रस्त जातियों का बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित करना आदि शामिल है। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को आरक्षण प्रदान करना था। जैसे इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावड़, बास्टार्ड और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि उनके विभिन्न प्रकार के घटकों पर। संरक्षण नियोजन ने कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंग और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, आइए इसको देखते हैं। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी इन वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। बच्चों, आप लोगों से यहाँ हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। केरल राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। समुदाय और वन संरक्षण। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने तो 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं।
हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नव दाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। वहीं विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषियों और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हों। इस प्रकार आज हम लोगों ने वन्य जीव एवं संसाधन से संबंधित पार्ट 2 भाग को देखा। इससे जो भी कमेंट्स हो आप हमको ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।